विषय है अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का किसानों के प्रति क्या रुख रहा है। कल 25 सितंबर को भारत बंद था। भारत बंद में मुख्यतः पंजाब और हरियाणा जहां कांग्रेस बंद करा रही थी, वहां राजस्थान सरकार उस बंद से अलग रही और उन्होंने अपनी उपलब्धियों, अपने घोषणा पत्र में दी हुई बातों के बारे में कहा कि हम उनको जनता को बताएंगे। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन करके बताया कि 201 घोषणाएं की थी, उसमें 152 घोषणाएं हमने पूरी कर दी। अच्छी बात है, उन्होंने जनता के सामने झूठ बोलने के लिए कोई झिझक नहीं रही, इसलिए हम भी उनको धन्यवाद देते हैं कि सफ़ेद झूठ बोलने में बीजेपी से भी आगे निकल गए। आज राजस्थान जल रहा है। आदिवासी इलाका अपने परंपरागत हथियार गोपियों से लड़ रहा है। शेखावाटी के लिए उन्होंने घोषणाएं की कुछ कि हम 4-5 तरह की राहत देते हैं। हम विजिलेंस करके जो आरोप लगाते हैं उसका भी 70% के बजाय 20% लेंगे, और यदि कोई 50% देता है तो उसमें सारा रफा दफा कर देंगे। उन्होंने घोषणा की बकाया 50,000 कनेक्शन है वह तुरंत जारी करेंगे। इस ढंग से कई विलंब शुल्क नहीं लेंगे। उन्होंने राजस्थान के सरकार के किसानों के सामने ये हालत पैदा कर दी कि खाने के लिए उसके सामने थाली तो रख दी, लेकिन थाली में भोजन नहीं दिया। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देखें तो राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 1956 में बना और 1958 में राजस्थान में राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया। इसी कांग्रेस सरकार ने 1998 में बिजली बोर्ड को तोड़कर 5 भागों में बांटा, उत्पादन जनरेशन को अलग किया, ट्रांसमिशन वितरण को अलग किया और ओंडम साइड अलग कर दी, और ओंडम के 3 साइड बना दिया, अजमेर, जोधपुर और जयपुर। उनका काम रहा कि बिजली लेकर के जनता से उगाही करो। ये ओंडम के पास रहा, जो 3 MD जिसके इनकी मर्जी के जो अफसर हैं उनको इनके लिए बैठाया जाता है। और सबसे एक बड़ी विशेष बात यह रही कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश, मैं तो ये कहूँगा कि बिजली के मामले में था, इसमें भी लागू होते थे। राजस्थान के किसान को भी न्यायालय से जाने से वंचित किया गया और अपने ही कुछ चापलूस अधिकारी का एक अलग नियामन आयोग बना दिया, जिसका अंग्रेजी में इन्होंने नाम रख दिया रेगुलेटरी कमेटी। और उन्हीं अफसरों की उन्होंने एक ज़िले में और सब डिवीज़न से लेके MD तक कमेटियां गठित कर दी, उसका नाम रख दिया समझौता समिति। बड़े अफसोस की स्थिति है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा संभव नहीं था। इसको हम पुराने इतिहास में देखें तो इसको भेड़िया न्याय कहते हैं कि वही अफसर विजिलेंस करते हैं, वही अफसर किसान को झूठा उस पर चार्ज लगाते हैं और वही अफसर सुनवाई करते हैं। जबकि प्राकृतिक नियम का मुख्य नियम है
कि हमेशा न्याय करने वाला आदमी दोनों पक्षों से स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन इन्होंने भारत के संविधान से, हमारे मूल अधिकारों से हमें वंचित कर दिया और न्याय की तरफ, न्याय का दरवाज़ा हम खटखटा भी नहीं सकते। पहले इन भेड़िया रूपी अफसरों के सामने उसको पेश होना पड़ेगा। कहीं इन्होंने ये नहीं किया कि विजिलेंस में जो ये भर रहे हैं वो सही है, गलत है, या उसका पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके फाइल जमा करने के पैसे 70% किए थे, उसको 50% कर दिए, 20% कर दिया, और कह रहे हैं कि 50% आप पैसा दे दो, हमने जो तुम्हें चोर घोषित किया है, तुम पर आरोप लगाया, और हम तुम्हारी सारी चीज़ें रफा दफा कर देंगे। यही नहीं किया। जब ये बिजली का घाटा पूरा इसलिए नहीं हो सकता जब तक ये व्यवस्था है, जब तक ये अफसरशाही है, क्योंकि कोई यूनिट यदि ये किसी से बिजली खरीदते हैं तो यूनिट का खर्चा कैसे निकालते हैं। मैं इस बात का दावा करता हूँ, नियामन आयोग के लिए भी, राजस्थान सरकार के सामने भी, कि वो हमें ये बता दें कि वो यूनिट का चार्ज कैसे निकालते हैं। यूनिट का चार्ज निकालने के बाद, जिसमें यूनिट जब बनती है, बिजली जब बनती है, जब कारखाना चलता है, बिजली जब बनती है, उसमें लेबर काम करता है, उसमें फ्यूल भी लगता है और चीज़ें भी लगती है, और जब मीटर में बाहर की यूनिट आती है तो उसकी कॉस्ट निकाली जाती है कर्मचारियों की तनख्वाह से मिला के। फिर दोबारा उसी के ऊपर अलग से फ्यूल चार्ज लिया जाता है। तो अलग से फ्यूल कहाँ से लग गया। फिर दूसरा ये कि बुनियादी नियम यह है कि आप यदि कोई वाहन खरीदते हो, नया वाहन का इंश्योरेंस होता है, तो साल के साल जितनी कमी बेसी होती है तो उसका कम होता जाता है। कोई भी कारखाना है, पहली साल लगता है तो उसकी कॉस्ट उसके माल पर ज़्यादा पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होकर के शून्य पे आ जाती है। आज भाखड़ा के अंदर जो बिजली बन रही है वो केवल कर्मचारियों के तनख्वाह और मेंटेनेंस के अलावा उस पर कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितनी लागत थी वो पूरी कर चुका। यहाँ उल्टा ये जंगली व्यवस्था जो है, वो जंगली व्यवस्था में हर साल बिजली का पैसा बढ़ा देते हैं। ये एक किसान के लिए बहुत बड़ी अन्याय है। दूसरा ये है कि जब ये 19वीं शताब्दी में पहले अंग्रेज़ों ने एक्ट बनाया था 1821 में, तो उस एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, पीएनटी एक्ट, ड्राइविंग मोटर व्हीकल एक्ट, तीनों एक्टों में ये, उसमें पीएनटी एक्ट में प्रोविज़न था और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी प्रोविज़न था कि बिजली के रखरखाव की, घर के होल इंस्ट्रूमेंट्स के रखरखाव की, साधन की, वायर की, वो भी मेंटेनेंस बिजली डिपार्टमेंट करता था। अब हम घर के अंदर की सारी हम ही करते हैं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। अब इनकी लाइनें यदि फॉल्ट होती हैं तो लाइनें फॉल्ट इसलिए होती हैं कि ठेकेदारों को जो जिस क्वालिटी के वायर लगानी चाहिए थी, जिस क्वालिटी से वो खड़ी करनी चाहिए थी, क्वालिटी तो इनकी रिश्वतखोरी के अंदर दब जाती है। इसलिए गैर क्वालिटी की चीज़ें यदि खड़ी करेंगे तो उसके आगे ये लाइनें गिरेंगी, ये लाइनें फॉल्ट होगी, क्योंकि बिजली बोर्ड का एक ऐसा अनपढ़ इंजीनियर डिपार्टमेंट है जिसमें नियमित, आज जो तकनीकी जो चेंज होती है, इलेक्ट्रिसिटी में जो नई चीज़ें आती है, उनके लिए मासिक या वार्षिक कोई तरह की मैगजीन 1947 से लेकर आज तक जारी नहीं हुई। जब इनको नया नॉलेज का ही पता नहीं, नया सिस्टम का ही पता नहीं, और उसे बाबा आदम के ज़माने में, और दूसरा ये कि इन्होंने हर काम अब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया कि लेबर की, इन्होंने लेबर एक वेलफेयर था पहले, उसके तहत लेबर को भी लेते थे, अब लेबर को सारा को हटा दिया। तो ऐसी सूरत में वहाँ फॉल्ट नहीं होगा तो क्या होगा। अब उसका भी एक स्थायी शुल्क के नाम से चार्ज ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज के दिन, आज की तकनीकी इतनी एडवांस हो गई कि बिजली धूप से भी बनती है, बिजली पानी से भी बनती है, बिजली हवा से भी बनती है, और हम यदि इन प्राकृतिक साधनों से बिजली बनाते हैं और जनरेशन यदि सार्वजनिक क्षेत्र में रखते हैं तो बिजली इतनी सस्ती पड़ती है, और हमारे पास इतना जगह है धूप से और हवा से बिजली बनाने के लिए कि यदि राजस्थान को मुफ्त में भी यदि बिजली दी जाए और दूसरों को यदि हम उसको बेचें तो भी हमारे पास बचत होगी, क्योंकि बिजली से आम आदमी का एक जीवन जुड़ा होता है। बिजली से दुनिया में जो नई जानकारी है, जो नए साधन हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होती है, हमारी भावी पीढ़ी आगे बढ़ती है। लेकिन इनकी योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने उनको पीछे धकेलने के लिए आज बिजली
निगम के जो दफ्तर हैं उनसे ऐसे भयभीत होता है जैसे कोई बूढ़ा आदमी चारपाई पर जब मरने की अवस्था होती है तो वो ये अमराज से डरता है, वैसे ही इनसे डरता है। इसलिए प्राकृतिक नियमों को मद्देनज़र रखकर चाहिए ये कि जनता को बिजली के अंदर राहत दें, और ये ज़्यादा राहत भी नहीं दे सकते तो पिछली बार जो बीजेपी की सरकार के समय जो रेट थी वो रेट दें। अब इनको कोरोना कोई शारीरिक बीमारी नहीं रही, कोरोना एक आर्थिक बीमारी के रूप में सामने आ रही है कि आप कोरोना के बहाने क्या क्या बढ़ाए जा रहे हो। कोरोना के बहाने उत्पादन पर नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन की कीमत गिर रही है, वो एक अलग विषय है कि किसान के साथ अभी जो विधेयक हैं उन पर अलग से बात करेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार से हमारा कहना यह है कि राजस्थान की सरकार एक तरह से बाउंडेड सरकार है, एक परिवार, एक शाही परिवार की गुलाम सरकार है जो नॉमिनेटेड है और नीचे से लेके ऊपर तक वही शाही परिवार नामजित करता है। और उन्हीं नॉमिनेटेड सरकार इस राजस्थान की सरकार जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसे चंद लोगों को घसीटती है जो केवल अत्याचार और झूठे टैक्स और उगाही लगाकर जनता को परेशान करके किसान को आत्महत्या की तरफ बढ़ा रहे हैं। मैं सोचता हूँ सरकार अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करेगी और सरकार जो है ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खर्चे खुद करेगी, वो किसान और जो बिजली का उपभोक्ता है उसके ऊपर भार नहीं डालेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ये आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।